चारवाकों को चारवाक कहने के 3 व्याख्याएं हैं। पता किसी को नहीं है क्योंकि उस दौर का इतिहास पूरा मिलता नहीं हमें, पूरे टेक्स्ट हमारे पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक शब्द चर्व धातु से बना है। धातु का मतलब होता है जो संस्कृत में रूट वर्ड्स होते हैं, जिससे क्रियाएं वर्ब्स बनती हैं, उसको बोलते हैं रूट। चर्व का मतलब संस्कृत में होता है चबाना। तो ये लोग चबा जाते थे। क्या चबा जाते थे? कुछ कहते हैं कि मुर्गा चबा जाते थे, बकरा चबा जाते थे, मछली चबा जाते थे। कुछ इनसे बहुत नाराज रहते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये नैतिक मूल्यों को ही चबा गए, क्योंकि इन्होंने पूरे एथिक्स मोरालिटी को ही चबा लिया, इसलिए इनका नाम चारवाक पड़ा। ये एक व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, हमें नहीं पता कि सच है कि झूठ, व्याख्या ऐसी है। पर जैसी चारवाक का नाम मैंने बोला, आप सबका चेहरा चमक गया। उस जमाने में भी चेहरा चमकता था लोगों का। इसलिए कुछ लोगों ने कहा नहीं, जो चारवाक है वो दरअसल चारु प्लस वाक है। चारु का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। वाक मतलब अभिव्यक्ति, भाषा। ये लोग बड़ी सुंदर बातें बोलते थे, इंटरेस्टिंग बातें बोलते थे, इतनी अच्छी बातें बोलते थे कि लोग इनके दीवाने हो जाते थे। और दीवानों ने क्या कहा कि ये चारु वाक हैं, बहुत प्रिय बोलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? चारवाक हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, चारवाक नाम का एक आदमी था, और क्योंकि बाकी सब चारवाक उसके फॉलोवर थे। चारवाक एक व्यक्ति नहीं था, सैकड़ों व्यक्ति थे चारवाक। ये ग्रुप का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि चारवाक एक पहला व्यक्ति था और बाकी सब उसके फॉलोवर्स थे, उस व्यक्ति का नाम चारवाक होने से। और ये चारवाक कौन था? तो कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि दर्शन दिया किसने, इस दर्शन के संस्थापक या इस दर्शन को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन हैं? आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इस बात पर सहमति है कि इस दर्शन की स्थापना देवताओं के गुरु बृहस्पति ने की थी, इसलिए इसका एक नाम बृहस्पति दर्शन भी होता है। तो लोग बड़ा चकित हो जाते हैं, भाई देवताओं के गुरु बृहस्पति ऐसा खराब दर्शन क्यों देंगे? तो एक व्याख्या इस पर यह मानी जाती है कि देवताओं के गुरु ने दर्शन रचा था असुरों के लिए, दानवों के लिए, कि दानव लोग इसको पढ़ें, भोग में, सुख भोग में पागल हो जाएं, और जब वो सुखों के पीछे पागल हो जाएंगे तो उनको हराना, उन्हें पराजित करना आसान हो जाएगा। इसलिए एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से दर्शन गढ़ा गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं बृहस्पति के शिष्य थे चारवाक, और इन्हीं के फॉलोअर्स आगे चल के चारवाक होते गए। बृहस्पति हमारी परंपरा में एक नहीं है, हमारी परंपरा में बृहस्पति भी सैकड़ों के आसपास हैं। नहीं पता कि ये बृहस्पति कौन थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बृहस्पति वही बृहस्पति हो सकते हैं जिनका नाम वात्स्यायन था। और ये वात्स्यायन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कामसूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की थी, जो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथों में से ग्रंथ है। और कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन भी एक चारवाक व्यक्ति थे। लेकिन वात्स्यायन संभवतः अगर इनसे अलग हैं तो थोड़े बात के रहे होंगे। लेकिन एक व्यक्ति हुआ 6th सेंचुरी BC में इसी दर्शन का, जिसका बहुत एहसान है चारवाक दर्शन पर। उसका नाम था अजित केशकंबली। पता नहीं आपने इसका नाम कभी सुना या नहीं सुना है, बहुत ही अलग किस्म का आदमी था। इसका नाम अजित इसलिए पड़ा कि इसको हराना लगभग नामुमकिन था तर्कों के मामले में। प्रसिद्ध था कि इससे कोई भिड़ा तो वही घायल होगा, तर्कों में, ऐसे नहीं, पहलवान नहीं था, दार्शनिक था। केशकंबली हमारी परंपरा में उन लोगों को बोलते हैं जो ह्यूमन हेयर से बने हुए कंबल पहनते हैं। इसमें थोड़ा सा मतभेद होता है कि ये व्यक्ति इस अर्थ में केशकंबली था या नहीं था, कई परंपराओं में तो मिलता है। मुझे थोड़ा सा डाउट है इस मामले में, क्योंकि आपको पता है कि जो केशों से कंबल बनता है वो क्यों पहना जाता है? एक गुण है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है गर्मी सर्दी झेलने की ताकत। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे जाएंगे तो शंकराचार्य ने कहा कि तितिक्षा पहले देख लो अपने अंदर है कि नहीं है। बहुत गर्मी में भी आपको परेशानी ना हो, बहुत सर्दी भी आपको बेचैन ना करे, इस गुण को बोलते हैं तितिक्षा। और केश कंबल धारण करने का पर्पस है इस गुण का विकास करना, क्योंकि केशों से बना कंबल गर्मियों में और गर्म हो जाता है और सर्दियों में और ठंडा हो जाता है। तो टेम्परेचर है 0 के आसपास, आपने वो कंबल पहना, अब कंबल के अंदर टेम्परेचर -10 हो गया, झेलो इसको। गर्मियों में 40 है, आपने पहना 50 हो गया। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का तरीका है। लेकिन क्योंकि चारवाक लोग सुखवादी थे, इसलिए डाउट होता है कि अजित केशकंबली इस अर्थ में केशकंबली है या नहीं है। तो
इतिहास में बहुत सारी बातें हमें नहीं पता, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बस आइडिया होना चाहिए। तो मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का नाम ध्यान रखिए, अजित केशकम्बली और वात्स्यायन। ये 2 व्यक्ति इस परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। चारवाक का एक दूसरा नाम लोकायत भी है, क्योंकि 2 वजहों से। एक तो ये दर्शन अकेला दर्शन भारत में है जो इहलोक समझते क्या होता है? ये वाला लोक हमारा जो दिस वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड, इहलोक को ही मानते हैं। इहलोक के बियॉन्ड कुछ नहीं मानते। ना ईश्वर है, ना आत्मा है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना मोक्ष है, कुछ नहीं है। सब गप्पे हैं इनके हिसाब से। और क्योंकि ये पूरी भारतीय परंपरा का अकेला स्कूल ऑफ थॉट है जिसने कहा कि इस जगत के बियॉन्ड कुछ नहीं है, तो लोकायत नाम पड़ गया कि इस लोक को मानने वाले। कुछ लोग कहते हैं कि लोकायत इसलिए भी है कि लोक जीवन में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, आम आदमी इनसे बहुत प्रभावित हो गया था, इसलिए भी लोकायत कहते होंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये, चारवाक सबसे ज्यादा निंदित दर्शन है, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड फिलॉसफी है, लेकिन हमें उसको एक मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? हमारे पास चारवाकों के बारे में कोई भी ऑथेंटिक सोर्स विद्यमान नहीं है, और जब ऑथेंटिक सोर्स विद्यमान है ही नहीं तो हम कैसे जानते हैं उनके बारे में? सवाल ये है। कहते हैं कि जब इन लोगों ने लिखा, ये लोग बहुत गुस्से वाले आदमी थे चारवाक। ये उन लोगों में नहीं है जो बहुत संभल के बोलते हैं, ये खुल के बोलने वाले थे, बहुत मुखर लोगों में। आज के समाज में भी आप देखेंगे कुछ लोग पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में बहुत मुखर होकर बोलते हैं, किसी के भी विरोध में बोलेंगे, मुखर होकर बोलेंगे। कुछ लोग शालीन तरीके से बात करते हैं। चारवाक मुखर लोग थे, खुल के बोलते थे, एग्रेसिव लोग थे। इनका एग्रेशन किसकी तरफ था? वेदों की तरफ था, कर्मकांड करने वाले पुरोहितों की तरफ था, तो खूब उनको उठ पटांग बोलते थे। एक जगह तो लिखा है भांड धूर्त निशाचर, कि जो लोग कर्मकांड करते हैं वो भांड हैं, धूर्त हैं, निशाचर हैं, ऐसी बात लिखी उन्होंने। इससे जो वैदिक रास्ते पर चलने वाले लोग थे, कर्मकांडी लोग थे, पुरोहित लोग थे, इनसे बड़े नाराज रहते थे। इतिहास के कुछ लोग मानते हैं कि संभवतः इसी तनातनी में इन्होंने जो मूल रूप से लिखा होगा उसे नष्ट कर दिया गया होगा, क्योंकि हमारे पास वो सोर्सेज नहीं मिलते हैं। अब वो तो नष्ट हो गए, तो हम जाने कैसे इनको? सोच के देखिए कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुए अजित केशकम्बली। ये टाइम का रेफरेंस ध्यान रखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। अभी 2 महीने पहले एक वेब सीरीज आई है दहाड़ नाम की, अगर नहीं देखी है तो उसको देखिए। वो कई मामलों में अच्छी वेब सीरीज है। मैं उसका प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, तो संयोग से मुझे अच्छी लगी तो बता दिया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें क्या है, उसमें एक पुलिस का एसएचओ है या डीएसपी है शायद, एक अधिकारी है पुलिस का। उसी के जुरिस्डिक्शन में एक स्कूल में उसका बेटा पढ़ता है, और स्कूल से कंप्लेंट आई, कुछ बच्चे एक मोबाइल फोन एक कमरे के अंदर देखते हुए पकड़े गए हैं। वो मोबाइल फोन वही है जिसको उसका बाप ढूंढ रहा है किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो नंबर ट्रेस कर रहे थे, वही नंबर है। तो बाप और पुलिस की पूरी टीम भागी है, और प्रिंसिपल ने कहा कि वो बच्चे इस कमरे के अंदर हैं। अंदर गया तो उसका अपना बच्चा ही है। वो बच्चा क्रिमिनल नहीं है, वो तो गलती से फोन उसके पास आ गया, वो वाला जो फोन क्रिमिनल का था उसके पास आ गया। और तब वो पुलिस वाला देखता है कि उसका बच्चा और उसके 3-4 दोस्त वो सब वीडियोस देख रहे हैं जो 9-10 साल के बच्चे को नहीं देखने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, घर जाके वो पुलिस ऑफिसर अपने बच्चे के साथ बैठता है, और कम से कम 2-3 मिनट का सीन है। किसी फिल्म या वेब सीरीज में 2-3 मिनट का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। जब हम फिल्म लिखते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि कोई भी सीन 1 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, वरना लोग बोर हो जाते हैं। मैक्सिमम 1 मिनट होता है। 2-2.5 मिनट तक एक थीम पर बात चल रही है, इसका मतलब डायरेक्टर चाह रहा है कि ये बात ठीक से पहुंचे। और बाप अपने बेटे को सिखा रहा है कि बेटा ये चीजें इस रूप में नहीं होनी चाहिए, इस रूप में होनी चाहिए, सही उम्र में होनी चाहिए। और तुम जो वीडियो देख रहे थे उसमें लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लड़कियां ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं, इंसान होती हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन भी लड़की है। ध्यान रखना, जिससे प्रेम करो, जिससे शादी करो, वैसा ही सलूक करना जो चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ भी हो। ये होती है बाप की जिम्मेदारी, ये होती है माँ की जिम्मेदारी।
कि जब बच्चे उस रास्ते पर जाए तो उनको थोड़ा समझाए कि क्या करने की जरूरत है। इस दौर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रग्स इतने आसानी से उपलब्ध हैं जो किसी और दौर में उपलब्ध नहीं थे। कंपटीशन जितना कभी नहीं था उतना आज है, इसलिए कोटा में ऐसी घटनाएं रोज सुनने को आ रही हैं हमारे सामने। ग्लोबलाइजेशन ऐसा है कि कम से कम आपकी कम्युनिटी में, क्योंकि आपकी कम्युनिटी एक रिच कम्युनिटी है, जनरली आपके बच्चे देश से बाहर यात्रा करेंगे ही करेंगे, ग्लोबल बिजनेस बनाएंगे, कोई ऐसा बिजनेस बनाएंगे जो कई देशों में चलता हो तो उनको आना जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक ऐसी पीढ़ी जो ग्लोबल विलेज से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, एआई की दुनिया में है, उसके ऊपर जितने खतरे हैं उतने कभी नहीं थे। इसलिए पहली बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि थोड़ा सा मुस्तैद हो जाने की जरूरत हम सबको है। बच्चों पे आरोप लगाना सबसे आसान काम है, तू है ही ऐसा, तू है ही वैसा। सही तरीका ये है कि हम समझे कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। मेरा तरीका ये है कि किसी विषय पर बात करने से पहले एकदम बेसिक बात से हम शुरू करें। जैसे मुझसे लोग कहते हैं कि भाई पेरेंट के तौर पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि मैं कोई खास पेरेंट नहीं हूँ, तो आप मुझे कोई 30 मार खाना समझें। मैं बहुत सामान्य किस्म का पेरेंट हूँ, तो उतना ही बताऊंगा जो मैंने अनुभव से सीखा है, फेलियर से सीखा है। जिस मामले में मैं अपने बच्चे को नहीं समझा पाया, अब समझ में आया कि हाँ ऐसे होता तो और अच्छा होता, तो मैं उस अनुभव की बात कर सकता हूँ। सबसे पहला सवाल अपने आप से ये पूछना है कि हम अपने बच्चों से चाहते क्या है, पर्पस क्या है हमारा। अगर पर्पस स्पष्ट है तो तरीके सारे मिल जाएंगे, अगर पर्पस स्पष्ट नहीं तो तरीके नहीं मिलेंगे। मैं अपने बच्चे को किस रूप में देखना चाहता हूं, अगर ये क्लैरिटी है तो सारे रास्ते क्लियर है। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मैं अपने बच्चे की जिंदगी में क्या चाहता हूं, तो मैंने 4-5 एरोज निकाले कि क्या मैं ये चाहता हूं, ये चाहता हूं या ये चाहता हूं। एक चीज मैंने सोची कि मैं अपने बच्चे को सफल होते हुए देखना चाहता हूं, सक्सेसफुल। टाइम हो गया? ठीक है, आप जितना कहेंगे। 10 मिनट? ये छुप के बोल रहे 10 मिनट, तो मैंने खुल के बोल दिया। तो मेरे सामने 3-4 चीजें हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो। सब चाहते हैं, आप भी चाहते ही होंगे। सक्सेस का मतलब है खूब पैसा हो, पावर हो, प्रसिद्धि हो, सामाजिक रसूख हो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा कायदे का इंसान बने, उसमें एम्पैथी हो, पेरेंट्स से, परिवार से, दोस्तों से, समाज से अच्छा संबंध हो, कमिटमेंट्स पूरी करता हो। फिर मुझे लगा ठीक है कमिटमेंट्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इतना मजबूत हो, स्मार्ट हो कि किसी भी चैलेंज को झेल सकता हो, घबराए नहीं। फिर लगा नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट रहे, स्वस्थ रहे। फिर मुझे लगा कि सब कुछ हो तो कितना अच्छा है, लेकिन तभी समझ में आया कि सब कुछ तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि बच्चों में हो जाएगा। तब मैंने अंत में एक चीज लिखी कि एज ए पेरेंट मेरी सबसे पहली और आखिरी इच्छा ये होनी चाहिए कि मेरा बच्चा खुश रहे जीवन में। इससे बड़ी क्या इच्छा हो सकती है? आप कहेंगे कि हाँ सक्सेसफुल हो और खुश रहे, ठीक तो है, पर मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सक्सेसफुल होकर दुखी रहे, और जैसी सक्सेस आप चाह रहे थे वैसी न मिलने के बाद भी खुश रहे। और अगर मुझे दोनों में से एक को चुनना हो कि सक्सेसफुल और दुखी या कम सक्सेसफुल लेकिन खुश, तो एज ए पेरेंट मेरा पहला भाव क्या होना चाहिए? कि वो खुश रहे। क्योंकि मैंने तो ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारियों को देखा है जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं, उनसे बड़ा सफल कौन होगा? मैंने ऐसे बड़े बड़े टाइकून्स को देखा है बिजनेस की दुनिया के जो खुश नहीं है, इनसे बात करो तो लगभग रोते रहते हैं रात दिन, लेकिन टाइकून्स हैं, बहुत अमीर लोग हैं। तो मैं ऐसा क्यों चाहूं कि मेरा बच्चा ऐसा हो? तो मैंने एक पिरामिड बनाया जो शायद आपके काम का भी हो। मैं एकदम क्लियर हूं, मैं अपने बच्चे से हमेशा ये बात करता हूं कि भैया मुझे सबसे पहले ये चाहिए कि तुम खुश रहो, बाकी सब सेकेंडरी है। उसके साथ हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो मुझे तुम्हारी खुशी से मतलब है, बाकी सब बातें बात की। खुशी कैसे आएगी? खुशी इस बात से आएगी कि मैं उसके ऊपर अपनी इच्छाएं थोपूं नहीं, समझाऊं, परसुएट करूं। अगर मुझे लगता है कि वो गलत रास्ते में, तो मैं समझाऊं कि बेटा ये रास्ता गलत है, रीजन बताऊं, डिस्क्राइब करूं, उसे सही रास्ते पर लाऊं, समझ जाएगा। क्यों नहीं समझेगा बच्चा?
पर मैं अपनी जिद में उसके ऊपर उसका करियर इम्पोज करूं, नहीं तुम्हें यही करना होगा, तुम्हें इससे ही शादी करनी होगी, तुम्हें ऐसे ही जीवन जीना होगा। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बहुत सफल हैं और अपने माता पिता से, स्पेशली अपने पिता से नफरत करते हैं। नफरत बहुत भारी शब्द है, लेकिन वो नफरत ही करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे जबरदस्ती ये विषय दिलवाया, इंजीनियरिंग करवा दी, मेरी इच्छा नहीं थी। मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती आईएएस का एग्जाम दिलवाया, मेरी इच्छा एकदम नहीं थी, मेरी इच्छा सिंगर बनने की थी। क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक था, मैं बन भी गया सिविल सर्वेंट। मैं सिविल सर्वेंट हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं ठीक से, पर मुझे मजा नहीं आता है, मैं रोज दुखी होता हूं। और आज भी मेरे पिताजी मुझे कहते हैं, उसने कहा कि मेरे पिताजी मुझे रोज धमकी देते थे कि अगर ये काम नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ये कर दो वरना मैं ये कर दूंगा, ये कर दो वरना मैं वो कर दूंगा। और हमारा पूरा परिवार उनके खौफ में जिंदगी जीता रहा। हम सब सफल हैं उनके दबाव की वजह से। पर 3 दिन पहले मेरे पापा ने फिर, ये बात 10 साल पहले की कर रहा हूं मैं, 3 दिन पहले मेरे पापा ने मुझे फोन किया मेरी शादी के लिए। अब मुझे मार पीट के सिविल सर्वेंट बना दिया है, जो मेरा मन नहीं था। आप कह रहे हैं बेटा लड़की फाइनल कर दी है, इससे शादी करनी है। और मैं किसी को जवान दे चुका था। मैंने कहा पापा मेरी किसी से बात हो गई है। बोले बेटा आत्महत्या कर लूंगा। और उसने कहा कि आज मेरे मन में पहली बार आया कि बोलूं कि कर लो। मैं रोज करूं इससे अच्छा आप एक बार कर लो। मैं 15 साल से कर रहा हूं, एक बार आप भी कर ही लो पापा। अगर इतना इम्पोज करके आपने सफल बना भी दिया तो अपने प्रति जो नफरत पैदा कर लेंगे वो ज्यादा भारी पड़ेगी। इसलिए बच्चे की खुशी का मतलब है ऑटोनॉमी, उसकी इच्छा का सम्मान। हाँ जहां वो गलत है समझाइए, परसुएट कीजिए, कन्विंस कीजिए, दबाव नहीं। जिसकी जिंदगी में एक मिशन हो, अपने मन का काम हो और ठीक ठाक से रिश्ते हों, 2-4, एक दो बढ़िया दोस्त हों, परिवार ऐसा हो कि जहां आके उसको मजा आता हो, शाम को घर आते हुए अच्छा लगे, ये नहीं कि अब रात गुजारने के लिए जाना ही होगा। उससे सुखी जीवन किसी का नहीं है। और इसलिए मेरा तो उसूल ये है कि दबाव डालकर अपने बच्चे से कुछ भी ना करवाना है, ना सोचना है। उसके बाद सारी बातें आती हैं। नंबर 2 पर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक कायदे का इंसान बने, उसमें एम्पैथी हो, माँ बाप के संघर्षों को समझता हो, समाज को समझता हो, परिवार का महत्व समझे। इतना ही नहीं, आप तो जैन समाज से, और मैं भी कई मामलों में मन से बहुत नजदीक हूं। मैं सिर्फ शाकाहारी होने के नाते नहीं, मैं उसी तरह का व्यक्ति हूं जो आपके समाज में ज्यादा होते होंगे। अगर मैं बैठा हूं और कोई मच्छर वहां उड़ रहा है या चींटी गिर गई है तो मैं उसको उठा के बाहर छोड़ के आता हूं कि मर ना जाए, वो मेरी वजह से ना मरे कम से कम। तो मेरा स्वभाव वैसा है। और मतलब मुझ पर हंसते भी है कई लोग, हमारे परिवारों में इस बात पे हंसते हैं, पर उनके हंसने से मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? अगर मैं अपने किसी विचार पे पक्का हूं तो हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक एक प्राणी के प्रति लिबरल हो, एम्पैथेटिक हो। और मैंने पाया कि इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है। हमने अपने घर में एक पेट पाला कुछ समय पहले, अभी उसकी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई। और मैंने पाया कि एक पेट के होने मात्र से घर के सब लोग ज्यादा संवेदनशील हो गए। उसके प्रति नहीं, सबके प्रति हो गए। उसको दर्द होता है तो हमें सबका दर्द समझ में आने लगा। इतना फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि आपने उसकी एम्पैथी के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की या नहीं की। और तीसरी बात, क्योंकि समय पूरा हो गया, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, नंबर 3 पर एक ही चीज आती है कि आपका बच्चा स्मार्ट हो, दुनिया को हैंडल कर सकता हो। एकदम रीसेंट एग्जाम्पल 4 दिन पहले का है, आखिरी एग्जाम्पल के बाद खत्म करता हूं। एक बच्ची है जिसने मेरा दिल जीत लिया 3 दिन पहले। उत्तर प्रदेश की 10वीं क्लास की बोर्ड की टॉपर है। उसका नाम है प्राची निगम शायद। उस बच्ची का जो गेटअप है थोड़ा सा अलग है। उसकी थोड़ी सी मूंछ है, हल्की सी दाढ़ी है, जो कि बहुत रेयर बात नहीं है। लड़के और लड़की में उतने अंतर नहीं होते जितने हम सोचते हैं। आजकल हम जब स्टडीज करते हैं जेंडर में, इस बात को समझते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में भी महिलाओं में भी, पुरुषों में थोड़ा ज्यादा है, महिलाओं में थोड़ा कम है। और यदि किसी महिला में थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा चेहरे पर बाल आ जाते हैं। हार्मोनल थेरेपी करवा लो तो ठीक हो जाता है, इतनी सी बात है। अब उस बच्ची को पढ़ने में बहुत मन लगता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड का टॉपर होना मजाक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड बहुत मुश्किल बोर्ड होता है। उसकी टॉपर है वो।
पर उसके चेहरे पर थोड़े से बाल हैं। जब उसने टॉप किया उसके इंटरव्यूज आए, और हमारे बदतमीज समाज ने, हमारे गंदे समाज ने उस बच्ची की मेहनत की तारीफ जितनी की, उससे ज्यादा उसके लुक्स को ट्रोल किया, गंदे गंदे कमेंट किए। और सोच के देखिए, 10वीं क्लास का बच्चा जिसकी उम्र 15 साल होगी, जो पढ़ने में इतना डूबा हुआ है कि फर्स्ट रैंक लेके आ रहा पूरे स्टेट में, उसकी मेहनत पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि उस लड़की के चेहरे पर बाल कैसे हैं। कैसा भद्दा समाज है हमारा। 2 दिन बाद उसका फिर एक इंटरव्यू आया, और उसने इंटरव्यू में क्या कहा, थोड़ी दुखी आवाज में कहा कि इतनी ट्रोलिंग हुई, मुझे मेरा मन करता है काश मैं टॉप ना करती। ये हमारे समाज के मुंह पे थप्पड़ है, तेज थप्पड़ है, जो लगना भी चाहिए। लेकिन जो मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूं वो इसके बाद की। उसके 2 दिन बाद फिर उसका एक इंटरव्यू आया, जो मैंने कल देखा, और उसने कहा कि ट्रोलिंग हुई बहुत, लेकिन मुझे खास फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ठीक हूं, इसी बहाने फेमस भी हो गई। और रही बात इसकी, तो ये तो जब चाहूंगी ठीक कर लूंगी, इसमें ऐसी कौन सी बात है। वेस्टर्न फिलॉसफी में और वेस्टर्न रिलीजन में थोड़ा सा गैप ज्यादा है, लेकिन हाँ, वहां भी ऐसे लोग हैं। मॉडर्न टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेकुलर हैं। सेकुलर का मतलब वो नहीं होता जो हम लोग समझते हैं। सेकुलरिज्म का असली मतलब होता है इहलोकवाद, जो मानता है कि यही दुनिया अंतिम सत्य है, इसके परे कोई दुनिया नहीं है। दिस वर्ल्डलीनेस को मानने वाले तो स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात नहीं करते। ऐसे कार्ल मार्क्स बिल्कुल नहीं करते हैं। आप जॉन लॉक से पूछेंगे, बिल्कुल नहीं करेगा। जो भी मार्क्सिस्ट होंगे या डार्विन से बात करेंगे, बिल्कुल नहीं मानेगा उस चीज़ को। तो जो भी लोग मानते हैं कि दिस इज द ओनली वर्ल्ड, देयर इज नो अदर वर्ल्ड, वो स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात नहीं करते। पर जिनको यहाँ के कुछ दर्शनों की तरह भरोसा है कि इसके बाद कुछ है, वो मानते हैं कि स्पिरिचुअल फ्रीडम होनी चाहिए। उसमें 2 तरह के विचार हैं जो सेमेटिक धर्मों में है। सेमेटिक धर्म का मतलब है यहूदी, ईसाई और इस्लाम, एक ही चेन के धर्म है तीनों। इन तीनों का मानना है कि स्वर्ग पहुंचना ही मोक्ष है। मोक्ष नहीं बोलते, मुक्ति बोलते हैं, बोलो लिबरेशन है। अगर आप उनका पीछे थोड़ा सा देखेंगे कहानी, बाइबल का जो चैप्टर 1 है उसका नाम है जेनेसिस। जेनेसिस में बताया गया कि दुनिया उनिया कैसे बनी, सब कुछ कैसे हुआ। उसको पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के। उसकी शुरुआत में क्या है कि जो गॉड है, मतलब गॉड का मतलब यहूदियों के लिए जो जाहवे या यहोवा है, इस्लाम में जो अल्लाह है, और ईसाइयत में जो गॉड है, उसने, वो स्वर्ग में रहता है। उसने दुनिया बनाई। पहले उसने एडम को बनाया, फिर ईव को बनाया। एडम को बनाया, फिर एडम क्योंकि अकेला बोर हो रहा था, उसकी बोरियत दूर करने के भाव से और थोड़ा पूर्णता आने के लिए एडम की एक एक्स्ट्रा हड्डी से ईव को बनाया। तो पहली औरत कैसे बनी समझ लीजिए इस बात को, मतलब क्लैरिटी रहनी चाहिए इसमें, है ना। तो वहाँ ये बहुत विवाद की बात है वहाँ पर उन समुदायों में। अब वो लोग वहाँ पर थे, तो गॉड ने उनसे ये कहा कि तुम मेरे बेटे हो और तुम भी हो ही, कुछ भी करो, यहाँ आराम से रहो, बस एक चीज के लिए मना कर रहा हूं, वो मत करना। अब वो चीज के इस पे डिबेट है। कुछ लोग मानते हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए मना किया था, कुछ मानते हैं कि ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए मना किया था, कि दिमाग मत लगाना, ज्यादा सोचना समझना मत, विश्लेषण मत करना, चुपचाप रहो यहां पर। फिर ऐसा एक प्रसंग आता है कि एक सांप का प्रसंग है। फिर ईव ने एडम को कहा कि अरे क्या फर्क पड़ता है, उकसाया ईव ने, ध्यान रखना है। और एडम ने वो पाप किया, उसको बोलते हैं ओरिजिनल सिन, मूल पाप कह लीजिए, ओरिजिनल सिन। उस सिन की खबर मिली गॉड को या जाहवे को। तो जाहवे जो है यहूदियों का ईश्वर है, तो उसके यहाँ वो बहुत दयालु नहीं है, वो दंड देता है। इसलिए जो ओल्ड टेस्टामेंट में उसमें कथन आता है, एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। ये ओल्ड टेस्टामेंट का ही सिद्धांत है जो यहूदियों की धार्मिक पुस्तक है। तो सजा के तौर पर उसने एडम और ईव को धरती पे भेजा। वहां वो जिसमें थे उसको बोलते हैं द ईडन गार्डन या गार्डन ऑफ ईडन। हम कलकत्ता में समझते हैं ना गार्डन। वो ईडन का मतलब स्वर्ग है,
तो स्वर्ग का उद्यान, तो स्वर्ग के उद्यान में एडम और ईव रहते थे, वहाँ पर खुश रहते थे, उनसे गलती हुई, पाप हुआ। इस्लाम में कुछ लोगों ने इसकी नई व्याख्या भी की है, ये भी कुछ लोगों ने कहा कि वो आदिम पाप दरअसल पॉजिटिव था, ऐसी व्याख्या भी कहीं कहीं मिलती है। बहुत डिबेट्स हैं इस पर। तो फाइनली उनको भेजा और ये कहा कि अब तुम धरती पे जाके अपने पसीने से कमा के खाओ, मेहनत करो। तो दुनिया कैसे बनी, चांद सितारे कैसे बने, जीव जंतु कैसे बने, वो 5-6 दिन का प्रोसेस बताया गया है। फिर वो यहाँ आए। तो सेमेटिक धर्मों में कहीं थोड़ा कम इंटेंसिटी के साथ, जैसे इस्लाम में इस बात की इंटेंसिटी थोड़ी कम है, यहूदियों में, ईसाइयों में थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से ये बात फील की जाती है कि हम यहाँ जो हैं पनिशमेंट के रूप में हैं, और इस पनिशमेंट से लिबरेशन, ये सड़क वड़क बनाना, एसडीए तो बेकार की बातें हैं, सांसारिक बातें हैं। असली जो आनंद है, असली जो फ्रीडम है, वो तो वापस गार्डन ऑफ ईडन में पहुंचना है। वहां कैसे पहुंचेंगे? तो वहां क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, भारत में नहीं है। भारत का ईश्वर का कॉन्सेप्ट इतना डेमोक्रेटिक है कि भारत में ईश्वर किसी आत्मा को नष्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अपने आप में नित्य है। सेमेटिक धर्मों में ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो आत्मा को नष्ट भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। एनीथिंग दैट कैन बी कॉम्प्रिहेंडेड कैन बी डन बाय गॉड, इस तरह का कॉन्सेप्ट चलता है उनका। तो एक ही तरीका है वापस आने का कि ईश्वर को मनाओ, प्रार्थना करो, वो मान जाए, गलती के लिए हम सॉरी बोलते रहेंगे, वो माफ कर दे, बुला ले वापस। इसलिए वहां पर यह कहा गया कि काम तो करना है भाई जिंदा रहने के लिए, पर छुट्टी जिस दिन मिलेगी ना, उस दिन पूजा पाठ करना है। एंड दैट इज वाई होली डे इज होली डे। ये हॉलीडे शब्द ऐसे नहीं बना है, होली डे को हॉलीडे आगे चल के बोला गया। इसलिए आप देखेंगे रविवार का दिन ईसाइयों में पूजा पाठ का दिन है, और वही दुनिया भर में छुट्टी का दिन हो गया, क्योंकि उनकी दुनिया भर में धौंस है इस समय, तो छुट्टी का दिन उनके हिसाब से हो रहा है। तो छुट्टी का दिन का मतलब है पूजा पाठ का दिन, ताकि भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान वापस बुला लो, गलती हो गई हमसे। लंबी कहानियां हैं। ईसा मसीह का क्रूसीफाई होना भी उसका एक प्रोसेस है, वो सबके पाप माफ करने का प्रयास कर रहे थे अपनी ओर से। तो इन धर्मों के लोगों का जो सामान्य मानना है वो ये कि जिस दिन मुक्ति मिलेगी, इस संसार से मुक्त होकर वापस पहुंचेंगे स्वर्ग में, हेवन कह लीजिए, जन्नत कह लीजिए, उसको ईडन कह लीजिए, और वहां फिर हम अपना जैसे थे शुरू में वैसे रहेंगे। तो आदम हव्वा, एडम ईव को आदम हव्वा बोलते हैं इस्लाम में, तो आदम हव्वा और उनकी सारी संतानें, जो उनकी जनरेशन्स हैं, वो सब उसी एक पाप की वजह से इस धरती पर सजा भुगत रही हैं। तो जो जेल में है उसकी आज़ादी क्या है? जेल से बाहर निकलना। ये जेल है, जेल से बाहर निकलने का मतलब है स्वर्ग में वापस जाना। तो धार्मिक तौर पे ये है। पर वहाँ के कुछ फिलोसफर्स ने अलग तरीके से भी देखा, जैसे एक स्पिनोजा नाम के फिलोसफर हुए, डिटर्मिनिस्टिक थॉट वाले आदमी है। उन्होंने कहा कुछ मुक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। अगर आप इस पूरे संसार को समझ पा रहे हैं, यही ईश्वर है। जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है। देयर इज नथिंग दैट कैन बी कॉल्ड एज फ्री विल या फ्रीडम ऑफ विल। जो भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है, उसको नियति मान के समझना, अपनी भूमिका को शून्य मान लेना, ये समझ लेना कि पत्ता भी नहीं हिल सकता है ईश्वर की मर्जी के बिना, ये आप ठीक से महसूस जिस दिन कर लेंगे, वो मोमेंट आपकी मुक्ति का मोमेंट है। ऐसे थॉट्स भी हैं। तो मतलब हर तरह के थिंकर्स वहाँ भी हैं। तो बस ये कि भारत में एक प्रोसेस है, आना है जाना है, आना है जाना है। उन धर्मों में एक ही बार जिंदगी मिलती है, एक बार मिस्टेक हुई तो काम खत्म, रीबर्थ का स्कोप नहीं। हालांकि हर धर्म में कुछ लोग, जैसे इस्लाम में सूफियों ने रीबर्थ की बात कई बार की है, क्रिश्चियंस में कुछ मूवमेंट्स हैं जो रीबर्थ की बात, आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा। पाइथागोरस रीबर्थ को बहुत मानता था, बहुत ज़्यादा मानता था। यहाँ तक कि सुकरात और प्लेटो को पढ़ते हुए भी कहीं कहीं संदेह होता है कि वो रीबर्थ की बात कर रहे हैं। पाइथागोरस तो खुल के कर रहा है। तो कुछ कुछ लोग हुए, मतलब पाइथागोरस प्री क्रिश्चियनिटी है, उसको क्रिश्चियन थिंकर नहीं मान सकते। ईसा मसीह से पहले की बात है, वो ग्रीक फिलोसफी की बात हुई। तो पश्चिम में भी बहुत सारे थिंकर्स ने रीबर्थ को माना है, पर जो तीनों सेमेटिक धर्म है ये अपने सिद्धांतों में रीबर्थ को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक, पहले इसी डिबेट को
मतलब इस डिबेट के दो पहलू हैं, दरअसल दो डिबेट्स हैं। एक डिबेट ये है कि हम क्या कुछ भी करने की स्थिति में हैं या नहीं है। एक ये है कि हम जो जजमेंट्स करते हैं वो जजमेंट्स करने में हमारी फ्रीडम ऑफ विल काम आती है कि नहीं आती है। ये दो अलग अलग बातें हैं। जो पहली बात है कि मनोज शर्मा ने कैसे वो कर लिया और वो पान सिंह तोमर जो नहीं कर पाया, दो तरीके हैं। एक जो सबसे सामान्य तरीका है जो हम सबको खुशी देता है वो ये है कि हम मान लें कि हम जो चाहते हैं हम कर लेते हैं। अगर मैं ठान लूँ कि मुझे कुछ करना है तो मैं कर लूँगा। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने ठाना नहीं, या मेहनत नहीं की, या मेरी स्ट्रेटेजी खराब थी। ये सब बातें हम मान सकते हैं। और दूसरी थॉट है कि अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो शायद हमको ये मानने को मजबूर होना पड़ेगा कि दरअसल मैं जो कुछ भी करता हुआ दिखता हूँ दरअसल वो मैं कर नहीं रहा होता हूँ, वो हो रहा होता है। इस डिबेट को फिलॉसफी में हम नियतिवाद और संकल्प स्वातंत्र या डिटर्मिनिज्म और फ्री विल की डिबेट से भी लिंक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाह रहे कि मेरी राय इसमें क्या है तो बहुत गहराई में जाएंगे तो सच बात है कि नियतिवाद ज़्यादा मजबूत विचार है, डिटर्मिनिज्म बहुत मजबूत विचार है। इसे यूं समझें, मतलब फ्री विल को हम क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि मान लीजिए किसी ने हत्या की, किसी ने बड़ा अच्छा काम किया। अब हत्या करने वाले को दंड देना चाह रहे हैं, अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार देना चाह रहे हैं। इसीलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि उसके पास वैसा नहीं करने का ऑप्शन भी था और उसने जानबूझ के वही ऑप्शन चुना। अगर हत्या करने वाले के पास केवल हत्या करने का ही ऑप्शन होता तो आप सजा क्यों देते उसको? कोई रोबोट अगर किसी के ऊपर चढ़ के मार दे उसको, कोई कार ड्राइवर नहीं है उसके अंदर, गलती से स्टार्ट करके छोड़ दिया था, अचानक धक्के से चली और किसी को मार दिया, अब कार को पनिशमेंट नहीं देते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि कार के पास फ्रीडम ऑफ विल नहीं है। कार तो रोबोट एक यंत्र है। तो जब हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ विल नाम की कोई चीज़ है या फ्री विल नाम की चीज़ है, इसका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सोचने और करने की क्षमता है, नंबर वन। इसलिए किसी मंद बुद्धि व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं मिलती है। 7 साल से छोटे बच्चे को आईपीसी में पनिशमेंट कभी नहीं मिलती है, चाहे वो किसी की हत्या ही कर दे। ऐसा एक केस हुआ उत्तर प्रदेश में। 6 साल का बच्चा था, 2 साल के बच्चे से खेल रहा था, दोनों पानी पानी खेल रहे थे। 2 साल के बच्चे को उसने बाल्टी के अंदर उसका मुंह डाल दिया और डाले रखा बहुत देर तक। वो बच्चा हिलता रहा, ऐसे फिर हिलना बंद हो गया और वो खेल रहा है कि हिलो हिलो, अब क्यों नहीं हिल रहे? बच्चा मर गया। पर केस दर्ज नहीं हो पाया क्योंकि आईपीसी में लिखा हुआ था कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को हम अभियुक्त मान ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पास वैसा शरीर और बुद्धि नहीं है कि वो सोच समझ के फैसला कर सके। दूसरी शर्त है कि मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए, फ्रीडम टू चूज। और तीसरा ये है कि क्षमताओं के साथ साथ, ऑप्शंस के साथ साथ, मैं किसी ऐसी कंडीशन में नहीं हूं कि मैं किसी मजबूरी में कुछ करने को बाध्य किया गया हूं। अगर ये 3 चीजें हैं तो मैं जो भी फैसला करूंगा माना जाएगा कि मैंने खुद सोच समझ के किया, होशो हवास में किया है। और पूरा जुडिशियल सिस्टम, पूरा जूरिस्प्रूडेंस इस पे बेस्ड है कि अगर कोई अपराधी है तो उसने अपनी इच्छा से अपराध किया है, और क्योंकि होशो हवास में किया है इसलिए सजा का हकदार है। हमारा सोशल सिस्टम इसी पे चलता है। आप लोग काम करते हैं, अच्छा काम किया तो प्रमोशन हो गई, सैलरी ज़्यादा बढ़ी। काम उतना अच्छा नहीं किया तो प्रमोशन कम हुई, सैलरी कम बढ़ी, क्योंकि हम सब मान के चल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ विल है। आप चाहते हैं तो अच्छा काम करते हैं, नहीं चाहते तो नहीं करते हैं। ये सिस्टम है। ये एक मोटी सहमति है और दुनिया इस पे चल रही है। अगर आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो धीरे धीरे आपको विश्वास होने लगेगा कि नियतिवाद ज़्यादा सही विचार है। और नियतिवाद का बहुत सरल भाषा में अगर मैं कहूँ एक वाक्य में, जो कुछ भी हम करते हैं, हम करते हुए दिखते हैं, हम करते नहीं हैं, हमारे माध्यम से हो रहा होता है। हम निमित्त मात्र हैं। हमारी भूमिका केवल ये है कि हमारे थ्रू होना वो प्रोसेस का पार्ट बना, हमने किया नहीं। इसी को बोलते नियतिवाद, जिसका मतलब हर चीज़ तय है। जैसे भारत में लोग बोलते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की मर्जी के बिना, ये नियतिवाद की बात ही हुई ना, जबकि भारतीय दर्शन नियतिवाद को मानता नहीं है। ये लोक प्रचलित मुहावरे हैं। अगर आप दर्शन की बारीकियों में जाएंगे तो भारतीय दर्शन नियतिवाद को नहीं मानता है। कर्म सिद्धांत को मानने वाला नियतिवाद को मान ही नहीं सकता है।
भाई कर्म सिद्धांत है, मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे मिला के एक ही नाम आया, कोई दूसरा नाम ही नहीं आया। अब मामला फंस गया। 29 अप्रैल की डेट सामने आ रही थी, दूसरा कोई नाम ही नहीं आ रहा था। फिर कहते हैं कि कुछ लोगों ने कोशिश की कि नेहरू जी का नाम भी उसमें आना चाहिए। कृपलानी जी इसमें मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने दिल्ली की जो कांग्रेस कार्य समिति है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, CWC, उसके कुछ मेंबर्स के माध्यम से उनका नॉमिनेशन करवाया, जो कि जहां तक मेरी जानकारी है, मैं इतिहास का बहुत गंभीर शोधार्थी नहीं हूं, पर जितना मैंने पढ़ा है उस समय के नियमों के तहत शायद वो संभव नहीं था, तो नियम थोड़े लचीले किए गए उसके लिए। उनका नॉमिनेशन हुआ। अब इलेक्शन होने वाला है। पूरी कांग्रेस की सारी समितियां पटेल के नाम पर एकमत हैं और यह तय है कि जो अध्यक्ष बना वो कुछ महीने बाद भारत का प्रधानमंत्री होने वाला है। और तब पटेल महात्मा गांधी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि बापू ऐसी ऐसी स्थिति है, आप क्या कहते हैं? क्या क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे महात्मा गांधी की नीयत पर शक नहीं होता है। महात्मा गांधी ने कहा कि तुम इलेक्शन मत लड़ो। मैं फिर सोचता हूं कि अगर बापू राम ना होते, मतलब पटेल राम ना होते और कहते कि बापू इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा, और देख लेते हैं क्या होता है, ऐसा भी क्या है। मेरा मानना है कि उस समय कांग्रेस में कोई माइका लाल उनको हरा नहीं सकता था। कोई माइका लाल उनको हरा दे इलेक्शन में, यह संभव नहीं था। और ये 1946 की बात नहीं है, 1950 में उनकी मृत्यु हुई आज ही के दिन। उसके 2 महीने पहले कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें भी वही अध्यक्ष बना जिसको पटेल चाहते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, न कि कृपलानी साहब। वो इलेक्शन बहुत रोचक था। पर मेरा नज़रिया आजकल ये भी है कि मैं बहुत शिकायतें मुझे ज़िंदगी से होती नहीं है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी एक अलग पैकेज है और उस पैकेज के हिसाब से जीवन मिल जाता है, तो मैं बहुत गिला रखता नहीं हूँ जीवन से। साहिर की एक गज़ल है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुआं में उड़ाता चला गया। उसमें एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, मतलब एक तो ये है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसको भुलाता चला गया। एक तो ये है ही। अब जैसे फिल्म में इस उम्र में कर रहा हूं, किसी के मन में आ सकता है काश पहले मिल गया होता। मुझे सच में आज तक मन में नहीं आया। मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि फिल्म मेकिंग नहीं कि तो मैं जो कर रहा हूँ वो भी ठीक ही कर रहा हूँ। अगर मैं प्रॉपर IAS में होता शायद वहां भी ठीक ही कर लेता, तो वो सब गिला है नहीं। और इस गजल का जो आखिरी शेर है जो मुझे सबसे नजदीक है, गीता में एक कंसेप्ट आता है स्थित प्रज्ञ का, जिसका मतलब है कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता ये है कि जब आप गम और खुशी, सुख और दुख के बीच बैलेंस करने की स्थिति में आ जाए। आपको सुखों से बहुत उछलने का मन ना करे, दुखों से बहुत बेचैनी छटपटाहट ना हो। स्थित प्रज्ञ का जो कंसेप्ट है बड़ा गहरा कंसेप्ट है। उसको बहुत आसान भाषा में साहिर ने इस गजल के आखिरी शेर में कहा, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो मैं काफी हद तक, पूरा तो खैर कौन हो पाएगा, लेकिन मेरा स्वभाव शायद ऐसा हो गया कि मुझे बहुत अब फर्क पड़ता नहीं है। मैं फिल्म में हूं, अच्छा लगता है, मेरे घर के लोग मुझसे ज्यादा खुश हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे भी अच्छा लगता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर मैं फिल्म में ना होता तो मुझे बहुत गीला हो जाता है। ठीक है, जो हो गया बढ़िया है, जो होगा बढ़िया होगा, इसी भाव में रहता हूं। सर, अब सोशल मीडिया का ज़माना है और ख़ास तौर से जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उन सभी को सोशल मीडिया की चमक धमक बहुत अट्रैक्ट करती है। हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, हर कोई एजुकेटर बनना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को इस उम्र में, जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत है या अपने करियर को प्लान करने की ज़रूरत है, वहाँ वो यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ लोग कामयाब भी हो जाते हैं उसमें, तो उस पर आपका क्या टेक है? मतलब सोशल मीडिया आने के बाद ये तो है ही कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुले हैं, और यूट्यूबर बनना, टिकटॉकर बनना, ये ऑप्शंस पहली बार उन बच्चों के लिए भी खुल गए हैं जिनके लिए करियर पहले नहीं होता था। पहले सीधी सी बात थी कि 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, फिर करियर शुरू होगा, उसके बाद पैसा कमाएंगे। अब पहली बार ऐसा हुआ कि आप गेमर बन के पैसा कमा सकते हैं, शायद 10 साल की उम्र में ही। 5 साल का बच्चा यूट्यूबर बन के कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है कि उसके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाए, उसके पेरेंट्स के थ्रू ही बेशक। देखिए, जब जब नई तकनीक आती है दुनिया को एडजस्ट होना पड़ता है। एक सोशियोलॉजी नाम का विषय है, आप शायद जानते होंगे, उसमें एक थिंकर बड़े अच्छे हैं, अमेरिकन थिंकर थे 20वीं सेंचुरी में ही,
टॉलकट पार्सन्स नाम था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सोसाइटी एक इक्विलिब्रियम है जिसमें बहुत सारी चीजें इक्वल पॉइंट पे आके टिकी रहती हैं। इनमें से कोई एक चीज आगे बढ़ जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती, समाज थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो बाकी पैर हैं समाज के, वो उसके हिसाब से आगे बढ़ के एडजस्ट कर लेंगे। इस कंसेप्ट को बोलते हैं मूविंग इक्विलिब्रियम, कि जो समस्थिति है वो बनी रहती है। कोई एक पैर आगे बढ़ता है या दाएं बाएं जाता है, थोड़ी देर के लगता है कि लड़खड़ा गया मामला, फिर बाकी पैर एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरह से समाज आगे बढ़ता है। मेरी बड़ी स्पष्ट समझ है कि समाज में जब भी कोई ऐसा ट्रांजिशन आता है, कुछ समय लगता है, कुछ समय के बाद समाज अपने रास्ते निकाल लेता है। तकनीक भी उसमें हेल्प करती है। जैसे अभी की स्थिति है, बच्चे यूट्यूब पे बहुत टाइम दे रहे हैं, फेसबुक पे टाइम दे रहे हैं, या जो भी नए इस तरह के ऐप्स हैं। अब ये समाज के सामने एक चुनौती है। बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, अटेंशन का उनका स्पैन कम होता जा रहा है। ये सब एक चुनौती है। वो समाज से कट रहे हैं, एक वर्चुअल सोसाइटी में हमेशा एक्टिव हैं। वो 24 घंटे एक समाज में हैं, लेकिन रियल सोसाइटी से अलग है। उनका समाज है, फोन के अंदर समाज है उनका, वो समाज उन्हें प्रभावित भी करता है। वो एक फोटो खींच के डालते हैं, उस पर लाइक आता है, लाइक देख के खुश होते हैं, क्योंकि लाइक भी एक सामाजिक अंतरक्रिया ही तो हुई। पर वो 24 घंटे एक समाज से घिरे हुए हैं, जबकि 24 घंटे समाज से घिरा होना अच्छी बात नहीं है। कुछ मी टाइम भी होता है, कुछ फैमिली टाइम भी होता है। सोशल मीडिया ने व्यक्ति और समाज के बीच के अंतराल को समाप्त कर दिया है। अब 24 घंटे समाज के बीच में है। आप घर के अंदर भी हैं तो समाज लगातार आपको कमेंट से, लाइक से, डिसलाइक से आपको पोक कर रहा है, परेशान कर रहा है। जिसको रूसो ने कहा था, सोसाइटी इज टू मच विद अस, समाज हमारे साथ बहुत ज्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। वो तो उस जमाने में कहा, 18वीं सेंचुरी में। आज रूसो होता तो मर ही गया होता देख के बेचारा। तो ये एक तनाव की स्थिति है। मैं भी अपने घर में देखता हूँ बच्चों को फोन पे बहुत समय बच्चे क्यों, हम भी गुजारते हैं, पेरेंट्स भी गुजारते हैं, सभी गुजार रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, इसके रास्ते निकलेंगे। जब समाज में तनाव बढ़ेगा, कुछ रास्ते निकलेंगे। जैसे मैं सोचता हूँ कि बच्चों के लिए कुछ ऐसे टैब्स आएंगे, बहुत जल्दी टैबलेट्स आएंगे। पेरेंटल कंट्रोल तो एक चीज है ही, पर पेरेंट्स अभी उतने जागरूक हैं, उनको पता नहीं कि कैसे यूज करना है उसको, तो नहीं कर पाते हैं। अब आज के समय में बच्चे के पास फोन ना हो तो वो प्रिमिटिव स्टेज में चला जाता है एकदम, क्योंकि बाकी बच्चे फोन से, यूट्यूब से, इंटरनेट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, चैट जीपीटी से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अगर आपने फोन छीन लिया तो बच्चा एकदम आदिम युग में चला गया। एक ये समस्या है। तो कुछ ऐसे टैबलेट्स मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ कंपनियां निकालने वाली हैं, सरकार कुछ ऐसा करेगी जिसमें एजुकेशनल टूल्स सारे होंगे। नॉन एजुकेशनल टूल्स पे कुछ कंपल्शंस होंगे, लिमिट्स होंगी, कि आप 1 घंटे से ज़्यादा एक दिन में इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक प्लस जो भी 3-4 चैनल्स हैं, टिकटॉक वगैरह जो होते हैं, गुजार ही नहीं सकते। और आप जिस भी टैब पे जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक मार्कर है, आपकी आंख से वो पहचान रहे हैं। आप किसी भी और सिस्टम पे जाएंगे तो आपकी आंख से ही पहचान जाएगा, आपके सामने खुलेगा ही नहीं। कुछ ऐसे मैकेनिज्म, मैं रफ एक आइडिया बता रहा हूँ, ब्लूप्रिंट है ये, ब्लूप्रिंट है, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ होगा। और ये मूविंग इक्विलिब्रियम होना ही होना है, हमेशा होता है, अब भी होगा। अच्छा, अभी के लिए हम ये सजेस्ट कर सकते हैं क्या कि अगर हम इस जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई क्लास भी कर रहे हैं, तो वो मोबाइल की जगह रादर देन अगर हम लैपटॉप से पढ़ें या लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करें, तो वहाँ शायद कम ऑप्शंस होते हैं डिस्ट्रैक्शन के। ये बात ठीक है, लेकिन लैपटॉप बहुत कम लोगों के पास है। जैसे जैसे आप लोअर इकोनॉमिक सिचुएशंस की तरफ जाएंगे, फोन तो हर घर में फिर भी मिल जाएगा। सेकेंड हैंड ही सही 2-3 हज़ार का मिल जाता है आजकल स्मार्टफोन, अगर आप किसी ऐसी मार्केट से लें। इतना लगभग हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। कोई गांव का आदमी, छोटा किसान, मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, उसको उसकी इच्छा है कि उसके बच्चे पढ़ें, और उसको पता लगे कि ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। फोन खरीदते ही उसके सारे काम सॉल्व हो जाते हैं, लैपटॉप से नहीं होते हैं, और लैपटॉप उतना सस्ता मिलेगा भी नहीं। टैबलेट से भी उससे काम सारे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हाउस होल्ड्स हैं जहां अंत में फोन पे ही काम करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म जो फोन को एक ऐसी डिवाइस में कन्वर्ट कर दे बच्चे के लिए कि उसका मिसयूज ना करे। सबसे बड़ी बात, बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा। अंततः जो मोटिवेशन अंदर से आता है उसका कोई मुकाबला नहीं है।
और जिस दिन किसी बच्चे को समझ में आ जाता है कि उसके हित में है कि मोबाइल का कम इस्तेमाल करे और करे तो कैसे करे, तो वो समझदार बनता है। थोड़ा मुश्किल होता है उस उम्र के बच्चों को समझदार बनाना, लेकिन मैंने ये फील किया कि हर बच्चे के अंदर एक चिंगारी लगती है, उसकी उम्र थोड़ी कम ज़्यादा होती है। कोई 10 साल में सीरियस हो जाता है, कोई 15 में, कोई 18 में होता है, लेकिन एक उम्र में बच्चे सीरियस हो जाते हैं। बस बहुत दबाव बना के करेंगे तो कभी सीरियस नहीं होंगे। थोड़ा उनको मोटिवेट करके उन्हीं की भाषा में उन्हीं के सर पे जाके समझाना ज़्यादा अच्छा तरीका है। सर, एक स्टूडेंट के तौर पे, एक टीनेजर के तौर पे जिसने ये सपना देखा है कि उसे यूपीएससी करना है, हाँ। तो जब वो ये बात अपने दोस्तों में कहता है, अपने रिलेटिव में कहता है, तो उस पर पहले से ही एक एक्स्ट्रा बर्डन और प्रेशर हो जाता है कि एक बड़ा एग्ज़ाम है, बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का सपना देख रहे हो, पता नहीं होगा कि नहीं। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या सही रास्ता है कि पहले तो वो ये पहचान कर सके कि मैं इस लायक हूँ, क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं। सेकंड, उसके बाद वो क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कितने फेजेस में एग्ज़ाम होता है, वो कैसे पता करे, और जो ये एक्स्ट्रा बर्डन उसके आसपास क्रिएट हो जाता है उसको कैसे दूर करे। पहली बात तो है कि ढिंडोरा पीटने से बचना चाहिए, है ना। आप क्या करने वाले हैं उसकी सुगबुगाहट किसी को क्यों अंदाज़ा लगे, केवल आपके पेरेंट्स को अंदाज़ा हो। और पेरेंट्स में इतनी गहराई होनी चाहिए कि वो बच्चे की बात को अपने तक रख सकें, किसी को ना बताएं। क्यों किसी को बताना कि मैं ये कोई भी तैयारी मैं क्यों कर रहा हूँ, मन बताइए, अवॉइड कीजिए, अपने मन में सोचिए, तैयारी कीजिए। उसका बेस्ट है। ज़्यादा दबाव इसलिए कि हम ढिंडोरा बहुत पीट देते हैं, बाद में जब नहीं हो पाता तो फिर सामाजिक आलोचना हम झेल नहीं पाते हैं। और ट्रोलिंग आजकल तो जिस लेवल पे होती है सोशल मीडिया में, कितने लोग ट्रोल करेंगे बाद में, कहना बड़ा मुश्किल है। तो बचना चाहिए, कहने से बचना चाहिए। तो मोटिवेशनल लोग आमतौर पे कहते हैं कि मेहनत चुपचाप करो, सफलता आपकी तहलका मचा दे, शोर मचा दे। वो जो अप्रोच है वो ज़्यादा ठीक है। दूसरा, आईएएस का एग्ज़ाम मतलब कौन कर सकता है, तो ये एग्ज़ाम सबसे मुश्किल प्रतीत होने वाला एग्ज़ाम है। सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है नहीं। कुछ बेसिक स्किल्स अगर आपकी ठीक हैं, जैसे आपका आईक्यू ठीक हो, मतलब रीजनिंग के सवाल आप कर पाते हो, भाषा आपकी ठीक पकड़ हो, अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों में कम से कम एक भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी लिखने की क्षमता ठीक है, आप जैसे एक निबंध आपने पढ़ा या अखबार में लेख पढ़ा, उस लेख की समरी अगर आप 200 शब्दों में लिख पाते हैं ठीक से, आपकी लैंग्वेज ठीक है, आपके शब्द ठीक हैं, फ्लो ठीक है भाषा का, अभ्यास से हो जाता है। थोड़ा सा पहले से ठीक है तो और अच्छी बात है। तो ये बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है। सर, मैंने देखा है कि जो आईएएस या फिर यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर रहे होते हैं उनमें ज़्यादातर ऑलरेडी प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। सो क्या ये एक तरीका हो सकता है कि पहले आप कोई प्रोफेशन अपना कंप्लीट कर लो, एक अपना करियर के लिए एक सेफर साइड रख लो, और उसके बाद अटेम्प्ट करो? हाँ, ये भी ठीक है। मेरे ख्याल से जब आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे होते हैं या ग्रेजुएशन में होते हैं, मान लीजिए कोई एमबीबीएस में है या बीटेक में है या बीबीए है, कोई भी ऐसा कोर्स है, कितना भी मुश्किल कोर्स हो, चाहे एमबीबीएस ही क्यों ना हो, मैं जिन बच्चों से बात करता हूँ जो एमबीबीएस कर चुके हैं, अक्सर मैंने देखा है कि वो दिन में 1 से 2 घंटे निकाल सकते हैं उसके साथ में। तो आप कोई डिग्री करते हुए साथ में 1-2 घंटे रोज भी अगर पढ़ते रहें उसके लिए, तो ग्रेजुएशन खत्म होते होते आप उस स्थिति में होते हैं कि 6 महीने और पढ़ के आप एग्जाम दे सकते हैं। और नहीं तो फिर ये कि ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल ठीक से लगाइए, 1-1.5 साल लगाइए, उसके बाद एग्जाम दीजिए। तो जैसे बाकी एग्जाम्स मुश्किल हैं, वैसे ये भी मतलब ऐसा कोई अलग से मुश्किल नहीं है। आप केवल नंबर्स पे ना जाएं कि 12 लाख लोगों में से 200 का होता है, सब बेकार की बातें हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं आईएएस का, उनमें से 7 लाख लोग प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाते ही नहीं है। सीरियसली? जी, प्रीलिम्स का एग्जाम देने वालों की संख्या 5 लाख होती है, फॉर्म भरने वाले 12 लाख होते हैं। तो नंबर्स बढ़ जाते हैं। दुनिया 12 लाख 12 लाख 12 बोल लाख के है। परेशान रहती है, 5 ही लाख लोग होते हैं। उन 5 लाख में जो सीरियस प्रिपरेशन करते हैं, मेरे अनुमान से उनकी संख्या 1 लाख से ऊपर नहीं होती है। तो बेसिकली आपको 1 लाख में से 1000 में आना है सिविल सर्वेंट बनने के लिए। प्रॉपर आईएएस बनने के लिए आपको 1 लाख में से 180 में आना होता है। तो ये इस लेवल का कंपटीशन तो भारत में हर जगह है। स्पोर्ट्स में जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, एसएससी में जाएं, कहीं भी जाएंगे आप, इतना कंपटीशन तो है ही हमारे देश में, तो यहाँ भी है। सर, एज एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश का क्या रोल होता है यूपीएससी के अंदर, सिविल सर्विसेज में? देखिए, यूपीएससी में इंग्लिश का जो रोल है, मेंस में एक क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश का जो सबको क्वालिफाई करना होता है।
बहुत मुश्किल नहीं होता। अगर किसी की बहुत बेसिक लेवल पे इंग्लिश ठीक ठाक है तो पास कर लेता है उसको। उसमें एक ऐसे लिखना होता है, ट्रेसी राइटिंग होता है और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी प्रीलिम्स में जो सीसेट है उसमें कॉम्प्रीहेंशन का एक हिस्सा है जो दोनों भाषाओं में होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अंग्रेजी में देख लेने से कुछ शब्द ठीक से समझ में आते हैं। तो कंपलसरी पार्ट तो केवल इतना है कि मेंस में एक क्वालिफाइंग पेपर है जो पास करना होता है, उसके अलावा कोई अनिवार्य भूमिका नहीं है। लेकिन जैसे इंटरव्यू में अगर आप अंग्रेजी समझते हैं, कम से कम सवाल समझ लें, 2-4 वाक्य बोल भी दें अंग्रेजी में, तो इसका असर काफ़ी अच्छा होता है। और ज्ञान के मामले में अंग्रेजी आना तो बेहतर है ही, क्योंकि हिंदी में हम कितनी भी कोशिश कर लें उतना अच्छा कंटेंट हमेशा नहीं मिल पाता है। तो अंग्रेजी आए तो बेनिफिट्स हैं, लेकिन अनिवार्यता की जहाँ तक बात है वो केवल एक क्वालिफाइंग पेपर वाली अनिवार्यता है। सर कोई स्टूडेंट है, अभी मान लीजिए 10th क्लास में है, वो आगे सपना देख रहा है कि वो यूपीएससी करेगा, उसने डिसाइड किया हुआ है, तो वो अपने किन फील्ड्स को, किन सब्जेक्ट्स को अपना स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि वो आगे क्वालिफाई करने के उसके चांसेस बढ़ जाएं? देखिए, जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, वो तो बाद में डिसाइड कर लेगा बच्चा, अभी नहीं करना चाहिए। अभी उसको जो जनरल स्टडीज़ हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, सिविक्स जिसको आप बोलते होंगे, उसको पॉलिटी बोलते हैं यहाँ पर, इन सबको ध्यान से देखते रहना चाहिए। और क्योंकि सीसेट के पेपर में, प्रीलिम्स में एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो बेहतर है कि वो अखबार का रोज़ एक लेख पढ़ने का अभ्यास कर ले, तो कॉम्प्रीहेंशन उससे हो जाता है। बस जो अच्छे शब्द हैं उनको नोट करते रहें, एक लेख रोज़ पढ़ते रहें, लिखने का अभ्यास थोड़ा सा करते रहें। और पढ़ाई करने की बात है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी, ये चीज़ें पढ़ लें। हालांकि नहीं भी पढ़ पाएंगे तो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल में सब हो जाएगा, पर पहले से पढ़ते रहेंगे तो आसान रहेगा थोड़ा सा। सर बच्चों की लाइफ में, ख़ास तौर से मैं अभी बात कर रहा हूँ स्कूल स्टूडेंट्स की, जो छोटे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अपोजिट जेंडर की तरफ भी डिस्ट्रैक्शन होता है। साथ ही इसी से रिलेटेड एक और बात है कि यूँ कहा जाता है कि बच्चों को पहले से ही माँ बाप अगर अवेयर कर दें सेक्स एजुकेशन की तरफ, उनको सिखा दें, समझा दें, तो वो फिर अपने ट्रैक से ऑफ नहीं जाएंगे। जी, इसके बारे में आपकी क्या राय, कैसे उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा जाए? और फिर एट द सेम टाइम मैंने आपको भी सुना कहते हुए कि प्यार करना अच्छी बात है, और बच्चों कई लोग बोलते हैं, तो प्यार की सही उम्र क्या है?